शहर में रोज की भीड़, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़, लेकिन आज उस शराब और रौनक वाले शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। न इंसान दिख रहा था, न कोई जानवर, बस बर्बादी और सुनसान सड़कें। एक दुकान में एक परिवार धीरे धीरे सामान इकट्ठा कर रहा था, वो भी बिना आवाज किए। थोड़ी सी भी आवाज उन्हें डरा देती थी, इसलिए सब इशारों में ही बात कर रहे थे। ली और उसकी पत्नी एवलिन शाम होने से पहले पहले जरूरी चीजें ले रही थीं और फिर सब वापस घर लौट रहे थे। उनका 4 साल का बेटा बो अचानक एक खिलौना रॉकेट उठा लेता है। सबके चेहरे उड़ जाते हैं क्योंकि उस रॉकेट में बैटरी थी और उसकी आवाज मुसीबत बुला सकती थी। ली ने तुरंत उससे रॉकेट ले लिया और बैटरी निकाल कर रख दी। फिर सब चुपचाप घर की ओर निकल पड़े। उनकी बड़ी बेटी रेगिन बचपन से नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो बो का बहुत ख्याल रखती थी। रेगिन ने देखा कि बो रॉकेट ना मिलने पर उदास है, तो उसने उसे खाली रॉकेट दे दिया। लेकिन जाते वक्त मासूम बो चुपके से बैटरी भी उठा लेता है, जिसे किसी ने नहीं देखा। जंगल वाले रास्ते पर पूरा परिवार नंगे पांव चल रहा था ताकि आवाज ना हो। ली अपने बीमार बेटे मार्कस को गोद में लिए हुए था और बो रेगिन के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक बो ने रॉकेट में बैटरी लगा दी और खिलौना तेज आवाज में बज उठा। रेगिन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला, लेकिन ली और एवलिन के होश उड़ गए और तभी घने जंगल से एक भयानक प्राणी गोली जैसी रफ्तार में बाहर निकला। ली पूरी जान लगाकर बो की तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले वो डरावना जीव बो को झपट कर ले गया। ली और एवलिन बस वहीं ठिठक कर आंसू बहाते रह गए। उनका मासूम बेटा अब नहीं रहा। ये जीव असल में मीटियोर के साथ आए एलियन थे, जो 9 दिन पहले धरती पर गिरे थे। ये पूरी तरह अंधे थे, लेकिन इनकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि हवा की मामूली कंपन भी पकड़ लेते थे। जरा सी आवाज, यहाँ तक कि तेज सांस भी, और ये रफ्तार से हमला कर देते थे। इनकी खाल इतनी सख्त थी कि गोलियां और बम भी बेअसर थे। कुछ ही दिनों में इन प्राणियों ने धरती के लगभग सभी इंसानों और जानवरों का सफाया कर दिया। बस वही लोग बच पाए जो बिल्कुल खामोश रहना सीख गए थे। ली और एवलिन भी चुप रहकर अब तक जिंदा थे, लेकिन एक गलती ने उनके बेटे बो को उनसे छीन लिया। 1 साल बीत चुका था। अब उनके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी और बो की कमी पूरा करने के लिए एवलिन अब 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। जल्द ही बच्चा पैदा होने वाला था और उन्होंने पहले से सारी तैयारियां कर रखी थी। उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया था जिसमें बच्चे को ऑक्सीजन मास्क के साथ रखा जा सके ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर न जाए। परिवार एक फार्म हाउस में रहता था जहां वो खेती करके गुजारा कर रहे थे। ली अब पहले से ज्यादा सतर्क था। उसने घर के आसपास कैमरे लगा दिए थे और घर के अंदर लकड़ी की वो जगहें बना दी थी जहां कदम रखने से कोई आवाज ना हो। वो रोज इन प्राणियों के बारे में और जानकारी भी जुटाता था। उसे पता चला कि उनके इलाके में अब सिर्फ 3 एलियन बचे हैं। ली हर रोज इन डरावने जीवों की कमजोरी ढूंढने की कोशिश करता था ताकि किसी तरह मदद मिल सके। वो उम्मीद में रेडियो पर SOS मैसेज भेजता रहता था, लेकिन कई महीनों से कोई जवाब नहीं आया। एलियन थोड़ी सी आवाज पर भी टूट पड़ते थे, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी था। लेकिन रेगन सुन नहीं सकती थी। ये कमी उसे और उसके परिवार को हमेशा डराती रहती थी, क्योंकि जरा सी गलती सबकी जान ले सकती थी। रेगन के पास कोक्लियर इम्प्लांट था। एक हिस्सा उसके कान के अंदर नसों से जुड़ा हुआ और दूसरा हिस्सा बाहर। ये मशीन तेज आवाजों को पकड़कर उसे दिशा बताती थी कि आवाज कहां से आ रही है, लेकिन ये सिर्फ तेज आवाजें पकड़ती थी, धीरे धीरे वाली नहीं। इसलिए ली ने इसे खुद ही बदलना शुरू किया। उसने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ताकि रेगन हल्की आवाजें भी सुन सके, कुछ वैसा जैसे किसी ने आवाज को डबल बूस्ट दे दिया हो। फिर भी रेगन के मन में एक बड़ा बोझ था। वो अपने भाई बो की मौत के लिए खुद को दोषी मानती थी। उसे लगता था कि अगर उसने वो खिलौना रॉकेट ना दिया होता तो बो आज जिंदा होता। अब वो अपने पिता की मदद करके खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन हादसे के बाद से ली उसे किसी भी जिम्मेदारी के पास नहीं जाने देता था। वो उसे अपने CCTV वाले कमरे में भी नहीं आने देता था, क्योंकि वहाँ रेडियो, स्पीकर और ऐसे कई डिवाइस थे जिनसे शोर हो सकता था। एक दिन रेगन ने ली से नदी पर मछली पकड़ने चलने की जिद की, लेकिन ली ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो घर पर रहकर माँ की मदद करे। ये सुनकर रेगन अंदर ही अंदर आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और घर छोड़कर चल दी। इधर एवलिन घर पर अकेली रह गई थी। वो बेसमेंट में कपड़े धोकर ऊपर जा रही थी, तभी सीढ़ियों में से एक कीले वाला तख्ता उसके कपड़ों की बोरी में फंसकर ऊपर उठ गया और वो कील बिल्कुल उसके कदम रखने की जगह पर खड़ी हो गई। एकदम छुपा हुआ जाल। एवलिन ने उसे देखा ही नहीं। उधर ली और मार्कस नदी पर थे। रेगन अपने भाई बो की कब्र पर बैठकर रो रही थी।
अपने गम में खोई हुई। उसी समय घर पर एवलिन को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। उसने बाहर वाले लाल इमरजेंसी बल्ब को ऑन करने के लिए बेसमेंट की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन सीढ़ियां उतरते समय उसका पैर उसी नुकीली कील पर पड़ गया। तेज दर्द में वो चीख भी नहीं सकी। उसकी आवाज का मतलब मौत था। फोटो फ्रेम उसके हाथ से गिरा और उसके टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई और आवाज सुनकर एक एलियन सीधे घर में घुस आया। एवलिन डर से ठिठक गई और शेल्फ के पीछे छिप गई। उधर ली दूसरी ओर से ये सब देखकर बेचैन हो रहा था। उसके सामने परिवार टूट रहा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ली ने जल्दी से मार्कस को टॉर्च दी और कहा कि वो घर से दूर जाकर रॉकेट जलाए ताकि आवाज बने और एलियन का ध्यान बढ़ जाए। रॉकेट पहले से तैयार रखे हुए थे, इसलिए मार्कस डरते डरते बहुत तेज भागा। ली खुद बाहर खड़ा होकर बंदूक लोड करने लगा। उधर ऊपर वाले बाथरूम में एवलिन दर्द से कराहती हुई बाथटब में छुप गई थी। वो बस दर्द सह रही थी, मगर उसके हल्के रोने की आवाज सुनकर एक जीव बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। एवलिन की हालत जानलेवा थी। आवाज करना मतलब मौत। तभी धड़ाम, मार्कस के रॉकेट आकाश में फट पड़े। उज्जवल रोशनी और जोरदार धमाके। ये आवाज सुनते ही एलियन उधर की ओर भाग गए। ली बंदूक लेकर तेजी से ऊपर दौड़ा। वो अंदर पहुंचा। एवलिन जिंदा थी और सबसे बड़ी बात, उसने इस भयानक हालात में बच्चे को जन्म भी दे दिया था। ली की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी आ गई, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही पास का एलियन फिर से सक्रिय हो गया। ली जल्दी से एवलिन और बच्चे को उठाकर दूसरे घर के बेसमेंट में ले गया, जहां उन्होंने बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया हुआ था। उसने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बॉक्स में रखा और आखिरकार चैन की सांस ली, हालांकि दिल अभी भी धड़क रहा था। उधर रेगन घर लौट रही थी, तभी उसने खेतों के बीच एक टॉर्च की लाइट देखी। बिना सोचे वो उसी तरफ बढ़ गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से एक एलियन उसके पीछे पीछे आ रहा था। उन जीवों के पास एक तरह की इको लोकेशन जैसी क्षमता थी। वे अपनी खोपड़ी से आवाज भेजकर सामने की चीजें पहचानते थे। वो रेगन को ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके कान की मशीन से तेज चुभती हुई आवाज निकली। एलियन उस आवाज से तड़पने लगा मानो किसी ने उसके दिमाग में चींटी छोड़ दी हो। कुछ सेकंड बाद आवाज बंद हुई और रेगन समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ, लेकिन इससे उसे भागने का मौका मिल गया। वो लाइट की तरफ दौड़ी और झाड़ियों में छिपी टॉर्च उठाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मार्कस था। डर से कांपता हुआ वो ट्रैक्टर के नीचे छुपा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े रिलैक्स हुए। उधर ली और एवलिन बेसमेंट में अपने बच्चों को ढूंढने लगे, लेकिन एलियन ने पूरा घर तहस नहस कर गया था। एक पानी की पाइप टूटी हुई थी। ली बिना ध्यान दिए बच्चों को ढूंढने खेतों में चला गया। उधर टब भरकर बहने लगा और पानी बेसमेंट में फैल गया। कुछ देर बाद एवलिन की आंख खुली और उसने देखा कि बेसमेंट कमर तक पानी से भर चुका है। वो घबराकर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बॉक्स खुला था और अंदर बिल्कुल आवाज नहीं थी। उसका दिल जैसे रुक गया। वो उठने ही वाली थी कि अचानक उसे एक कोने में एलियन दिखा, काला, भयानक, जैसे किसी चीज को सूंघ रहा हो। लेकिन एवलिन ने हिम्मत नहीं हारी। कमर तक भरे पानी में छपाक छपाक करती हुई वो बॉक्स तक पहुंची और अंदर झांका। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। उस पल उसकी आंखों में डर, प्यार, राहत सब कुछ एक साथ चमक रहा था। क्योंकि सर्वाइवर परिवार ने बिल्कुल भी आवाज नहीं की थी, इसलिए उनकी जान बच गई। एवलिन में बच्चे को गोद में लेकर एक कोने में चुपचाप खड़ा कर दिया। सांस तक रुक रुक कर ले रही थी, लेकिन वो डरावना जीव उसके बिल्कुल पास मंडरा रहा था। अगर बच्चा जरा सा भी रो देता तो समझो सब खत्म था। उधर रेगन अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुकी थी। वो अकेले ही घर लौटने का फैसला कर चुकी थी। ऊपर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ और जोर से गिर पड़ा। शोर इतनी तेज था, सीधा कॉर्न टैंक में जा गिरा। घर के पास घूम रहा जीव उस आवाज पर झपट पड़ा। एवलिन किसी तरह बच गई, लेकिन अब मार्कस फंस चुका था। टैंक ऐसे था जैसे कोई दलदल। जितना बाहर निकलने की कोशिश उतना और धंस रहा था। एक टूटा दरवाजा मार्कस के पास आ गिरा और उसे और गहराई में ढकेल दिया। आवाज सुनकर ली को भी समझ आ गया कि बच्चे मुसीबत में हैं और उसके पीछे दौड़ी रेगन भी टैंक में कूद पड़ी। रेगन ने दरवाजा खींचकर मार्कस को निकालने की कोशिश की। मार्कस किसी तरह टैंक के अंदर से रेगन का हाथ पकड़ पाया और दोनों ने पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को बाहर निकाला। लेकिन इतनी सारी आवाजों के बाद एलियन को रोकना मुश्किल था। मार्कस ने टैंक के दरवाजे को अपनी ढाल बना लिया, पर जीव ने अपने तेज नुकीले नाखूनों से लोहे की प्लेट तक काट दी। जब वो उन दोनों तक पहुंचने ही वाला था, तभी रेगन के कान वाले डिवाइस से अचानक तेज दर्दनाक फ्रीक्वेंसी निकली। उस आवाज ने जीव को पागल सा कर दिया। इस मौके पर दोनों बच्चे टैंक से बाहर निकल आए और ली भी उन्हें मिल गया। उधर एवलिन सीसीटीवी पर सब देख रही थी और बच्चों को कार की तरफ भागने को कहा। उसने एक कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जीव ने उसे देख लिया और झपट पड़ा। मार्कस ने डरते हुए देखा कि जीव ने ली को जोर से पटक दिया। जीव एक भयानक चीख निकाली और बच्चे समझ गए कि मामला बहुत खराब है। फिर एक बार रेगन की मशीन ने तेज साउंड निकाला। जीव दर्द से तड़पने लगा, लेकिन रेगन ने घबराकर मशीन बंद कर दी और यही
यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अब हाई फ्रीक्वेंसी बंद होते ही जीव एकदम शांत होकर सीधा कार पर टूट पड़ा। वो शीशे तोड़कर मार्कस और रेगन तक पहुंचने ही वाला था। ली घायल हालत में लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने बच्चों की ओर देखा। उन्हें बचाने का सिर्फ एक रास्ता था। उसने पूरी ताकत से बच्चों को कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अगले ही पल उसने ऊंची आवाज में जीव को पुकारा, इतनी जोर से कि जंगल तक गूंज उठे। जीव उसके पीछे दौड़ा और उसी पल जीव ने ली पर हमला किया। ली ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि उसके बच्चे बच सकें। रेगन और मार्कस ने कार स्टार्ट की और घर की तरफ भागे। एवलिन ने सीसीटीवी में सब देखा था और अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसके पास रोने का वक्त भी नहीं था क्योंकि एक और एलियन अब घर की तरफ बढ़ रहा था। वो बेसमेंट की तरफ दौड़ी जहां सारे मॉनिटर लगे थे। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। वो एलियन जल्दी ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और एवलिन को ढूंढ रहा था। एवलिन ने नवजात बच्चे को मार्कस की बाहों में दिया और खुद बंदूक उठाकर खड़ी हो गई। अगले ही पल वो खूंखार जीव बेसमेंट में घुस आया। जरा सी आवाज पर भी वो दीवारें नोच रहा था, जैसे शिकार की तलाश में पागल हो गया हो। एवलिन के पास बंदूक तो थी, पर वो जानती थी कि उसकी गोली उस मोटी इस्पाती चमड़ी को चीर नहीं सकती और आज वो कोई गलती नहीं कर सकती थी। उधर रेगन, जो खुद को हमेशा कमजोर समझती थी, अचानक अपने पिता की पुरानी रिसर्च को देखने लगी। उसे समझ आया कि ये जीव आवाज की तरफ खिंचते हैं और उसका अपना कान वाला मशीन जिससे वो परेशान रहती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसने मशीन चालू किया और जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी आवाज निकली, वो जीव दर्द से तड़पने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि रेगन के अपने कानों में भी झुनझुनी होने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे सामने एक माइक दिखा। उसने फौरन अपना डिवाइस माइक पर रख दिया। आवाज और भी खतरनाक हो गई। वो जीव दर्द से पीछे हटने लगा। उसके सिर के ऊपर की बख्तर जैसी परत खुद ब खुद खुलने लगी और बस तभी एवलिन ने मौका देखकर सीधा उसके खुले हुए चेहरे पर बंदूक दाग दी। गोली ने उसका सिर चीर दिया और वो जानवर जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इस इलाके में मौजूद बाकी दो जीव गोली की आवाज सुनकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब रेगन और एवलिन दोनों को जीवों की कमजोरी पता थी। डर की जगह अब उनकी आंखों में आग थी। ये लड़ाई सिर्फ बचने की नहीं थी, ये उनके परिवार के लिए बदला था। रेगन ने स्पीकर का वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया। एवलिन ने बंदूक फिर से रीलोड की। दोनों तैयार खड़ी थी। अब शिकार बदल चुका था। अब बारी उन राक्षसों की थी और यहीं इस हिस्से की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप में से कई कहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंचती, तो बस सब्सक्राइब दबाएं और साथ ही बेल आइकन में ऑल चुन लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।